गुड इवनिंग एवरीवन। देखो कॉपी क्लियर दिख रहा है ना? ओके ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोग का कुछ कुछ PYQ से आप देखोगे कि मैच कर रहा है, और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करेंगे, सारा चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे कि सारा कवर कर पाए, और अगर नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट 3 चैप्टर अभी देख लो, 2 चैप्टर फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे यूनिट वाइज ही हम लिख दिए हैं। ठीक है, और एक बार ट्राई करना कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, लगभग 1 चैप्टर बाकी है, वो हो जाएगा। और आप लोग ट्राई करोगे कि जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है उसको आप लोग एक बार आंसर खुद से करके देखोगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग का फर्स्ट ईयर है ये, या फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हो, तो एक बार लिख लिख के ट्राई करना। ठीक है, तो देखो यूनिट 1 में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, डिफाइन यूनिट एंड व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। तो यूनिट क्या होता है और हम लोग को क्या जरूरत है स्टैंडर्ड यूनिट का। तो यूनिट क्या होता है हम लोग देखे थे। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है? स्टैंडर्ड यूनिट जो SI यूनिट है ना, SI यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड यूनिट है। तो स्टैंडर्ड यूनिट का क्या जरूरत था, अगर हर जगह पे अलग अलग यूज कर रहे हो, लाइक कहीं पे हम लोग एक एग्जाम्पल भी दिए थे क्लास के टाइम पे कि अगर कोई चीनी को हम लोग केजी में मेजर करते हैं, कहीं पे मीटर में मेजर किया जाए, तो वो तो अलग अलग लोग अलग अलग यूनिट यूज करेंगे तो हमारे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया है, ठीक है, जो कि हर जगह पे कॉमन है। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट था। ठीक है, इसमें देखो एक है फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट क्या होता है, तो हम लोग देखे थे ना 7 फंडामेंटल यूनिट्स था। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, ड्राइव यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल के द्वारा ही ड्राइव किया गया होता है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सा था बताओ, आप लोग बताओ फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सा था। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, उसके बाद आपका लुमिनस इंटेंसिटी एक यूनिट था, कैंडेला। उसके बाद आपका मीटर था, लेंथ था, हाँ, टाइम था जिसका सेकंड होता है, टेम्परेचर था जिसका केल्विन होता है। ठीक है, तो ये आपका फंडामेंटल यूनिट था। बहुत अच्छा दीपक, ऐसे याद करके रखो। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लिस्ट काउंट एंड रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है, तो लिस्ट काउंट क्या होता है, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होता है ना जिसको कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, वो लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, और आपका रेंज क्या होता है, कितने से कितने में कर सकता है, वो मीन्स मिनिमम और मैक्सिमम का रेंज बोला जाता है। ठीक है, लाइक अगर नॉर्मल स्केल का बात करें, जो आप लोग स्केल यूज करते हो घर पे नॉर्मली, तो उसमें कितना होता है, 1 से लेके 15 होता है ना, तो वो क्या हुआ, 1 से 15 उसका रेंज हुआ। ठीक है, और स्केल में आपका किसी किसी स्केल में देखना मिलीमीटर में भी दिया रहता है, तो वो सबसे कम जो होगा ना उसको लिस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट एग्जाम में देखना 2024 वाला PYQ में देखोगे ना, तो वर्नियर कैलिपर के बारे में पूछा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन सिग्निफिकेंट फिगर एंड इट्स रूल, डिफाइन एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एरर। तो एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, एरर क्या होता है। तो एक्यूरेसी क्या होता है, जो आपका सबसे नजदीकी वैल्यू आएगा ना, ठीक है, ट्रू वैल्यू का, जो ओरिजिनल वैल्यू का आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, मेजर वैल्यू अगर ट्रू वैल्यू का सबसे नजदीकी आ रहा है वैल्यू, ठीक है, तो वो उसका एक्यूरेसी है। ठीक है, और प्रिसीजन क्या था, प्रिसीजन आपका रिपीटेबिलिटी को बताता है कि आप किसी चीज को रिपीट कर रहे हो और वो सेम आंसर कितने बार आपको मिल रहा है। ठीक है, तो वो प्रिसीजन हुआ। ठीक है, और एक्यूरेसी क्या होता है, जो मेजर वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कितना डिफर कर रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा आपका मेजर वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू के नजदीक होगा उतना ज्यादा आपका डिवाइस
एक्यूरेट होगा, ठीक है, एक्यूरेसी उतना हाई है। एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, वो एरर आता है आपका। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर में कुछ कुछ रूल था, ठीक है, उसको देख लेना एक बार। ओके नेक्स्ट देखो, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, सेकेंड चैप्टर। आप लोग का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन जो कि आप लोग को नहीं आता हो। हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहे क्योंकि ये सब तो पढ़ा हुआ है, डिटेल में पढ़े हो, इसलिए एक बार ओवरऑल बता रहे। कहीं पे है ना जिसमें आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो देखो चैप्टर 2 में क्या है, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो पहला है व्हाट इज स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, नेम देयर टाइप। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, हम लोग पढ़े थे। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। जब हम लोग कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं ना, डिफॉर्मिंग फोर्स याद है, डिफॉर्मिंग और रीस्टोरिंग फोर्स होता है, दो तरह का फोर्स। कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स आप लगाए और वो बॉडी अपना शेप चेंज करे, वो डिफॉर्मिंग फोर्स था, ठीक है। अब वो फोर्स जैसे ही हटा और बॉडी वापस से अपने शेप को रीगेन करता है, वो रीस्टोरिंग फोर्स था, ठीक है। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। स्ट्रेस हुआ आपका फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब देखो स्ट्रेन क्या होता है, अगर आप किसी किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, उसके शेप में चेंज होगा। तो चेंज जो चेंज हुआ है, ठीक है, बाय ओरिजिनल लेंथ, उसी को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा टाइप में देखो तो स्ट्रेस का कितना टाइप था, तीन टाइप का था ना, कौन कौन सा, पहला था आपका लॉन्गिट्यूडनल, या फिर टेंसाइल स्ट्रेस बोल सकते हैं, इसको कोई और कलर से लिखते हैं ताकि क्लियर हो आप लोग को अच्छे से। सेकंड क्या था आपका, सैरिंग स्ट्रेस, थर्ड क्या था आपका, कंप्रेसिव या फिर वॉल्यूम, ठीक है। उसी तरह स्ट्रेन में भी आपका तीनों था, ठीक है, यही तीन टाइप था स्ट्रेन में भी। जैसे आपका स्ट्रेस में हुआ तीन टाइप, लॉन्गिट्यूडनल या फिर टेंसाइल स्ट्रेस, उसके बाद सैरिंग स्ट्रेस और कंप्रेसिव या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है। तो आपका स्ट्रेन में भी यही तीन टाइप था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सैरिंग स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल में क्या था, लॉन्गिट्यूडनल या फिर टेंसाइल स्ट्रेस, जब आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और वो फोर्स के वजह से लेंथ में चेंज आ रहा था ना, वो लॉन्गिट्यूडनल था। फिर एरिया में चेंज आ रहा था तो सैरिंग था, और वॉल्यूम में चेंज आ रहा था तो आपका कंप्रेसिव या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस था, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, व्हाट इज हुक्स लॉ, एक्सप्लेन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ का कहना था कि आपका जो भी बॉडी होगा, ठीक है, उसमें आपका स्ट्रेस जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन का, ठीक है। हुक्स लॉ का कहना है कि स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का, मीन्स जितना आप फोर्स लगा रहे हो उतना ही आपका चेंज आ रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अच्छा यहीं पे देखो, एक यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है, तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है, ठीक है। तो हमको यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल या फिर टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेन को देखते हैं, ठीक है, टेंसाइल का बात करते हैं, तो उसमें जो आपका कांस्टेंट मिलेगा ना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका यंग मॉडुलस। मीन समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। देखो लाइक आपका यंग मॉडुलस में देख लो, मान लो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू है
मीन्स प्रोपोर्शनल है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, ठीक है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कांस्टेंट आपका ये गामा मिला है, ठीक है। तो ये जो गामा हुआ, तो ये क्या हो गया आपका यंग मॉडुलस, ठीक है। ये हुआ आपका यंग मॉडुलस, ठीक है। उसी तरह आपका बल्क मॉडुलस था। जब हम लोग सैरिंग का बात करें, सैरिंग स्ट्रेस और सैरिंग स्ट्रेन अगर प्रोपोर्शनल है, वहां पे जो कांस्टेंट मिल रहा था वो आपका बल्क मॉडुलस था। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या था, जब कंप्रेसिव या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आपका प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन का, वहां पे जो कांस्टेंट मिल रहा था वो आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी था, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी आता है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पैटर्न पता है ना अच्छे से, आपका पैटर्न क्या होता है एग्जाम में, ठीक है। पहले तो 80 नंबर का होता था, अभी शायद 70 हो रहा है, ठीक है। तो उसमें आपका क्वेश्चन डिवाइड रहता है 14 नंबर का। तो उसमें आपका एक शॉर्ट नोट्स भी आता है, ठीक है। नीचे में सबसे लास्ट में दिया रहता है शॉर्ट नोट्स, बहुत अच्छा अच्छा रहता है, उसमें कर सकते हो आप। तो शॉर्ट नोट्स में पहला क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है, अभी एक्सप्लेन किए हैं। डिफॉर्मिंग क्या फोर्स होता है, वो फोर्स जिसके वजह से आपका बॉडी शेप चेंज करे, वो डिफॉर्मिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, उस बॉडी के अंदर अपना एक फोर्स होता है जिससे वो अपने जो शेप चेंज हुआ ना उसको वापस से रीगेन करेगा, ठीक है, वो रीस्टोरिंग फोर्स था। और हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ के अनुसार स्ट्रेस जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन का, ठीक है। इतने शॉर्ट्स में मत लिखना, जितना शॉर्ट में हम बता दे रहे, थोड़ा डिटेल में लिखना है आप लोग को। ओके, चैप्टर 2 में ही नेक्स्ट देखो सरफेस टेंशन क्या होता है। अच्छा, सरफेस टेंशन कहाँ पे देखो एग्जाम्पल, लाइक हम लोग देखे थे कि हमारा जो बूंद होता है ना, पानी का बूंद, वो आपका स्पेयर शेप में होता है, क्यों, क्यों, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। जो बूंद होता है, वाटर ड्रॉप्स हो जो होता है, वो सरफेस टेंशन की वजह से अपना सर्कुलर शेप में होता है। हाँ, वाटर वाटर ड्रॉप, बहुत अच्छा दीपक। वाटर ड्रॉप जो होता है वो स्पेयर शेप में होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे सरफेस टेंशन लगता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है ना, ठीक है। इसका यूनिट यहां से निकाल सकते हो, न्यूटन पर मीटर। अच्छा, इफेक्ट क्या होता है इम्प्योरिटी का टेम्परेचर का सरफेस टेंशन में, क्या इफेक्ट होता है, अगर इम्प्योरिटी बढ़ा रहे हो आप या फिर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लो कोई पानी है, ठीक है, तो उसमें अगर आप कोई इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इम्प्योरिटी में भी आपका दो टाइप में कैटेगराइज होता है, ठीक है। एक तो सॉल्युबल इम्प्योरिटी, एक नॉन सॉल्युबल। सॉल्युबल जैसे आपका सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, तो वो अगर डिजोल्व हो रहा है, ठीक है, तो उसके वजह से सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है। लेकिन अगर नॉन सॉल्युबल सब्सटेंस मिला रहे हो जैसे कि ऑयल हो गया, ठीक है, उसके वजह से क्या होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। और टेम्परेचर का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सरफेस टेंशन घटता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज कैपिलरी एक्शन एंड व्हाट इज शेप ऑफ मिनिस्कस फॉर वाटर एंड मर्क्यूरी। तो कैपिलरी एक्शन क्या होता है, बताए थे कि अगर हम किसी ऐसे टब में एक पतला सा पाइप रखे या स्ट्रोक रखे, ठीक है, तो क्या होगा, अगर वाटर का लेयर इतना तक है, ठीक है, तो वो पाइप में क्या होगा, उससे थोड़ा ऊपर की ओर जाता है, क्यों, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ठीक है। यहाँ पे कौन सा साइंस लगा है, कैपिलरी एक्शन के वजह से ये पाइप में आपका पानी का लेवल थोड़ा ऊपर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे शेप का क्या बात हो रहा है मिनिस्कस का, तो हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि जो आपका शेप होता है ना वाटर का, वो कुछ इस तरह का होता है, एक्यूट एंगल बना रहा होता है। लेकिन आपका मर्क्यूरी में क्या होता है, इस तरह का होता है। क्यों होता है ऐसा,
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग देखे थे कि जो वाटर होता है ना, उसमें कोहेसिव फोर्स कम होता है और एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। लेकिन मर्क्यूरी में क्या था, कोहेसिव फोर्स ज्यादा था और एडहेसिव फोर्स कम था। कोहेसिव एडहेसिव फोर्स क्या होता है? कोहेसिव फोर्स कैसा, जब सेम टाइप का मॉलिक्यूल्स में फोर्स लग रहा है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, वो कोहेसिव फोर्स था। जब डिफरेंट टाइप का मैटर में अट्रैक्शन होता है, उसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर आप ग्लास में, ठीक है, ग्लास में क्या करो, पानी डाल दो, ठीक है, और वो ग्लास को फिर खाली करो, देखना वो ग्लास में आपको थोड़ा बहुत वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आएगा। क्यों? पानी आपका ग्लास को भिंगाया, क्यों? क्योंकि वहां पे आपका एडहेसिव फोर्स लगा। एडहेसिव फोर्स लगा मीन्स क्या, पानी और जो आपका ग्लास का मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट किए, ठीक है, उनके बीच एक कांटेक्ट हुआ, ठीक है, उसके वजह से वहां एडहेसिव फोर्स है, इसके वजह से आपका वाटर ड्रॉपलेट ग्लास में मौजूद था, ठीक है। तो पानी में क्या होता है कि वाटर कोहेसिव फोर्स मीन्स क्या, वाटर ड्रॉपलेट्स के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, कोहेसिव फोर्स कम होता है और एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। उसी के वजह से ये एक एक्यूट एंगल बनाता है, ठीक है। ये मर्क्यूरी में क्या होता है, मर्क्यूरी में क्या होता है कि इसमें एडहेसिव फोर्स कम होता है और कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। मॉलिक्यूल्स के मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, वो इसलिए खुद को एक दूसरे में बाउंडेड करके रखते हैं, ठीक है, इसीलिए कुछ इस तरह का शेप होता है उसमें। अच्छा देखो, शॉर्ट नोट्स क्या है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है, स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर रेंज बताए थे ना, कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो एक रेंज में करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ का मॉलिक्यूल्स 1 किलोमीटर दूर का मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, नहीं, वो एक कुछ एरिया में अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो वो जो रेंज होता है ना, जितने दूर तक वो अट्रैक्ट करता है, वो आपका मॉलिक्यूलर रेंज है, ठीक है। और स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, 3D में अगर देखो तो ये इनवर्ड, आउटवर्ड, लेफ्ट, राइट, हर जगह से अट्रैक्ट कर रहा होगा मॉलिक्यूल्स को। तो ये जो एक स्पेयर बनाता है ना, ठीक है, वो उसको ही हम लोग स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हो कि ये जो आपका मॉलिक्यूलर रेंज आया है ना, वो स्पेयर शेप में आया है, उसी को हम लोग स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोल रहे हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग देखे थे विस्कोसिटी आपका पानी और हनी, दो दो एग्जांपल हम लोग लिए थे कि दोनों में सबसे ज्यादा विस्कस किस में है, विस्कस कौन है। तो हम लोग देखे थे हनी सबसे ज्यादा विस्कस है, ठीक है। तो वहां पे विस्कस क्या था, हनी था। क्यों? क्योंकि आपका जो वाटर होता है ना, उसके बीच में आपका फोर्स कम होता है, वो उसके अंदर फ्लो होने का बोल सकते हैं एक तरह से प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। प्रोबेबिलिटी क्या, वो हमेशा बह ही रहा होता है। लेकिन हनी क्या होता है, एक दूसरे को बांधे रखता है, एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके रखता है, और वो उसमें उतना ज्यादा बहने की, बोल सकते हैं एक तरह से उसके अंदर बहने की ये नहीं होती है। अच्छा देखो, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, हम बताए थे कि एक तरह से आप एग्जांपल ले सकते हो पानी का, ठीक है, कि उसमें जो एक लेयर होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर होता है, तो सारे लेयर में अलग अलग स्पीड होता है बहने का, ठीक है। मान लो ये आपका डीवी स्पीड से बह रहा है, ठीक है, ये वी से बह रहा है, ये डीवी से बह रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में जो चेंज आ रहा है ना, इसी को हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। या फिर इसमें इससे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो कि एक ये लेयर हो गया, उसके ऊपर वाला लेयर, फिर उसके ऊपर वाला लेयर, ठीक है, ये क्या है आपका लेयर है, ठीक है, वाटर का। तो ये जो नीचे वाला लेयर है, ये मान लो आपका v स्पीड से बह रहा है, इसके ऊपर वाला लेयर 2v स्पीड से बह रहा है, इसके भी ऊपर वाला लेयर 3v स्पीड से बह रहा है, ठीक है। v क्या वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर का जो लेयर होता है ना, अलग अलग लेयर अलग अलग स्पीड से फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। और ये जो चेंज आ रहा है दो लेयर के बीच में, ठीक है, इसी को हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। दो लेयर के बीच में जो आपका स्पीड का गैप आ रहा है, चेंज आ रहा है, उसी को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। शॉर्ट नोट्स ऑन न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अनुसार
जो फोर्स होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा dv बाई dx। dv बाई dx मीन्स क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये जो चेंज आ रहा है ना, इसको हम लोग dv मान लिए, और कितने डिस्टेंस में, मान लो x डिस्टेंस है तो ये x dx, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट और आपका एरिया का, ठीक है। तो इसी को हम लोग साथ में अगर कंबाइन करें तो F इक्वल टू ईटा ए dv बाई dx, यही था आपका न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टोक लॉ क्या होता है। तो स्टोक लॉ में आप एक फॉर्मूला देखे थे, 6 पाई एन आर वी। F इक्वल टू 6 पाई एन आर वी, ठीक है, ये स्टोक लॉ था, ठीक है। ये 6 पाई क्या था, ये आपका एक कांस्टेंट टर्म था, ठीक है। और यहाँ पे एन क्या था आपका, ईटा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, रियोनॉल्ड नंबर क्या है और इसका सिग्निफिकेंट क्या होता है। रियोनॉल्ड नंबर देखे थे ना हम लोग कि एक आपका डायमेंशनलेस नंबर होता है, ठीक है। रियोनॉल्ड नंबर क्या होता है, एक डायमेंशनलेस नंबर होता है जो कि हमको बताता है कि जो फ्लो हो रहा है ना वाटर का, ठीक है, वो स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट होगा। स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होगा ना, ठीक है, तो वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा और एक ही स्पीड से फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन अगर टर्बुलेंट फ्लो का बात करें, टर्बुलेंट फ्लो में आपका मॉलिक्यूल्स बहुत ही स्पीड में मूव करते हैं और वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, उनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये टर्बुलेंट फ्लो हुआ और ये स्ट्रीमलाइन फ्लो हुआ। स्ट्रीमलाइन फ्लो का एग्जांपल बता सकते हो, जैसे कि लेक, तालाब, पॉन्ड, वो सब में जो पानी का फ्लो होता है वो आपका स्ट्रीम लाइन होता है। लेकिन टर्बुलेंट में क्या हो रहा है, जैसे अगर रिवर बहुत हाई स्पीड में फ्लो हो रहा है, ठीक है, या फिर डैम बोल सकते हो, या फिर डैम के अलावा झरना होता है ना, वो बोल सकते हो, वाटरफॉल, वहां पे भी देखना वाटर का जो फ्लो होता है ना वो बहुत ही स्पीड में होता है और किसी भी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा स्पीड में फ्लो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो यही आपका स्ट्रीमलाइन या टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। तो रियोनॉल्ड नंबर क्या बताते हैं, अगर रियोनॉल्ड नंबर 2000 या उससे कम है, मीन्स वो फ्लो कैसा है, आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो है। लेकिन अगर आर का वैल्यू, रियोनॉल्ड नंबर का वैल्यू 2000 से ज्यादा जा रहा है, वो आपका टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन भी है, व्हाट इज स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, एक्सप्लेन रियोनॉल्ड नंबर। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, जब आपका मॉलिक्यूल्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में और एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फ्लो होगा तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। जब आपका मॉलिक्यूल्स किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है और बहुत हाई स्पीड से जा रहा है उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं, ठीक है। और आपका रियोनॉल्ड नंबर अगर 2000 या 2000 से कम है तो वो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, और अगर 2000 से ज्यादा है तो वो आपका टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल समझ में आया, जैसे कि लेक, पॉन्ड, ठीक है, वो सब में जो वाटर का स्पीड होता है वो देखना कांस्टेंट होता है, एक ही स्पीड से बह रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब आपका बाढ़ का टाइम होगा, ठीक है, वहां पे देखना पानी किसी भी डायरेक्शन में जा रहा होता है, बहुत स्पीड से, कहीं बहुत स्पीड है कहीं बहुत स्लो है, ठीक है, तो वो आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। जैसे वाटरफॉल हो गया, वाटरफॉल हो गया, ठीक है, स्ट्रीम लाइन है, टर्बुलेंट फ्लो, सॉरी, ठीक है, तो उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा चैप्टर 3 देखो क्या है, चैप्टर 3 में हीट, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, एक्सप्लेन मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन। अच्छा, हीट का ट्रांसमिशन का 3 मोड होता है ना, कौन कौन सा बताओ नाम आप लोग। 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन होता है, आप लोग बताओ कौन कौन सा होता है। फास्ट,
कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। ठीक है, बहुत अच्छा दीपक। सिर्फ दीपक का आंसर आ रहा है, बाकी आप लोग भूल गए क्या सब चीज? ठीक है, तो कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन, तीन तरह का हम लोग देखे थे। थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। ठीक है, तो ये तीनों को एक्सप्लेन करोगे अच्छे से क्या होता है। पहले तो लिखना कि आपका थ्री टाइप का आपका हीट ट्रांसमिशन होता है, थ्री मोड में। कंडक्शन होता है, कन्वेंशन होता है, रेडिएशन होता है। ठीक है, तो कंडक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। कन्वेंशन में भी आपका कांटेक्ट होता है, लेकिन रेडिएशन में कोई कांटेक्ट नहीं होता। कोई कांटेक्ट नहीं होता मीन्स क्या, सोर्स में और आपका कंडक्टर में कोई कांटेक्ट नहीं होता। ठीक है, जैसे कि सूरज और हमारे बीच में कोई कांटेक्ट है क्या? आप जाके सूरज को छू रहे हो नहीं, लेकिन वहां से आपको हीट मिल रहा है ना, किसके फॉर्म में? रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक है, या फिर अभी ठंडी का मौसम में है, आप लोग को चाहिए होगा हीटर या फिर चूल्हा। ठीक है, जहाँ पे आप आग तापते हो या फिर हीट लेते हो, तो वहां पे डायरेक्टली आप हाथ थोड़ी डाल रहे होते हो आग में, नहीं, वहां पे आप थोड़े से दूर पे ही रहते हो ना, वहां से आप क्या आता है, आपका रेडिएशन आता है। ठीक है, तो वहां पे जो मोड ऑफ ट्रांसफर हो रहा है हीट का, वो रेडिएशन होता है। ठीक है, जैसे मम्मी लोग चूल्हा पे बर्तन रखी है, ठीक है, खाना बनाने के लिए, तो वहां पे क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। और किसी एक सिरे को आप हिट करो, लाइक कुछ भी आयरन रोड ले लो, ठीक है, उसको एक कोना को डालो आग में, धीरे धीरे देखना कि आपका दूसरा कोना भी गर्म हो रहा है। ठीक है, क्यों? कन्वेंशन के वजह से। ठीक है, फिर आपका एक्सप्लेन लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, उसका लॉ क्या है वो बताना है। शॉर्ट नोट्स ऑन बॉयले एंड चार्ल्स लॉ। बॉयले लॉ और चार्ल्स लॉ बताए थे ना, और एक इसका गे लुकस लॉ भी था। ठीक है, तो बॉयले लॉ के अनुसार क्या था, जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम का। कब? आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब। ठीक है, अगर टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट कर दे, तो उस टाइम पे आपका जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम का। ठीक है, और चार्ल्स लॉ क्या था, आपका वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का। ठीक है, अगर हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट कर दे। ठीक है, सम स्केल ऑफ टेम्परेचर लाइक केल्विन, सेल्सियस, तो कुछ कुछ स्केल हम लोग पढ़े थे, तो उनके बीच में रिलेशन पूछ लिया जाता है या फिर एक्सप्लेन करने बोल दिया जाता है। तो केल्विन और सेल्सियस में हम लोग देखे थे जनरली, क्या देखे थे आप लोग? केल्विन का सबसे मिनिमम क्या था, 0 केल्विन। ठीक है, जो कि सेल्सियस में आपका -273 डिग्री सेल्सियस था। 100 डिग्री सेल्सियस जहां पे आपका वाटर बॉयल होना शुरू करता है, वो केल्विन में कितना था, 373 केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस जहां पे आपका आइस बनता है, ठीक है, जमता है, तो वहां पे आपका केल्विन में क्या था, 273 केल्विन। ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन क्या होता है, तो जनरल गैस इक्वेशन होता है आपका पीवी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये आपका जनरल गैस इक्वेशन था। पी क्या था आपका, प्रेशर, वी था वॉल्यूम, ये क्या था आपका, एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और आर क्या था आपका, गैस कांस्टेंट था, टी आपका टेम्परेचर था। आर क्या था, गैस कांस्टेंट, और एन क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल बोल सकते हो आप। ठीक है, और पी तो प्रेशर, बी वॉल्यूम, टी टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपका गैस इक्वेशन था। ठीक है, तो ये तीन चैप्टर इतना कर लेना, ये तीनों चैप्टर में इतना कर लोगे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इनफ हो जाएगा। चैप्टर 4-5 भी देख ही लेके हम लोग, समझ में आ रहा है ना? इसको आप लोग को एक बार देख लेना, ठीक है, जो अभी बोले हैं ना बस उतना ही आंसर नहीं लिखना है। आप लोग का नोट्स भेजा हुआ है, उसके साथ गो थ्रू हो। आपका वीडियो लेक्चर भी रिकॉर्डेड है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना दोबारा से। ठीक है, तो ये चैप्टर 3 तक हुआ है, इसमें जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, लास्ट 2 चैप्टर भी देख ले अभी।
या फिर रहने दो आज के लिए, फिर ओवरलैप हो जाएगा आप लोग का। ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और वो 2 चैप्टर, एक चैप्टर आप लोग का चैप्टर 5 बाकी भी है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करना होगा। तो ये 3 चैप्टर आप लोग देख लो, फिर वो 2 चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। शिवचरण, आकाश, दीपक, क्लियर है सबको? ओके ठीक है, फिर लेफ्ट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, आप लोग लेफ्ट कर सकते हो।